नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची थी और तमाम राजनीतिक दलों के साथ आज उसकी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो अगुवाई करने वाले थे वो नेता मौजूद थे और उन्होंने चुनाव आयोग को अपना जो राय मशविरा है वो भी दिया, यानी कि जो सुझाव है वो दिए। चुनाव कैसे कराया जाए, कितने चरणों में कराया जाए और कब तक करा लिया जाए। वहीं चुनाव आयोग पर भी जो सवाल उठ रहे थे, जो लगातार आरोप लग रहे थे, चुनाव आयोग ने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपना स्पष्टीकरण दे दिया। और जाहिर है कि इस बैठक के कई मायने हैं और ये बैठक आज की बहुत महत्वपूर्ण थी कि आने वाले समय में किसी प्रकार का विवाद किसी तरीके से खड़ा ना हो। तो ये चुनाव आयोग की टीम का बिहार दौरा, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अपने तमाम 2 सदस्यों के साथ बिहार में मौजूद है 2 दिवसीय दौरे पर। और ऐसे में आज की इस बैठक के कई पहलू आप निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गई चुनाव आयोग की बात, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बिहार में चुनाव को लेकर और खासकर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये खबर चौंका देगी, आपको हैरान कर देगी, क्योंकि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ गई हैं। 2020 में क्या हुआ था आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे आप। और फिर हो सकता है कि कहीं चुनाव की घोषणा के बाद वक्त उसी तरीके से पलट जाए और वैसा ही कुछ फिर देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो ऐसे में हम बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं बिहार में चुनाव की। तो 2 से 3 दिनों बाद चुनाव की घोषणा बिहार में हो सकती है। आचार संहिता लागू हो जाएगा, डेट निकल जाएंगी कि कब नॉमिनेशन करना है, कब वोटिंग होगी। और ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि गठबंधनों के अंदर सीटों का बंटवारा कब होगा, बिहार की सियासत में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कितनी सीटों पर कहां कहां लड़ेगा। इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, चाहे पहलवान हो या फिर आम जनता हो, हर कोई ये जानना चाहता है। लेकिन एक तरफ एनडीए है, इसकी औपचारिक बैठक को लेकर आज तक कुछ खुलकर सामने नहीं आया है। मांझी जी का अलग दावा रहता है कि इन सीटों पर लड़ेंगे, इतनी सीटों पर लड़ेंगे, हमको राज्य पार्टी का दर्जा चाहिए। चिराग पासवान का अलग दावा है कि 2015 में हम इतनी सीटों पर लड़े, 2020 में हम इतनी सीटों पर लड़े, उसके बीच का आंकड़ा होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड छोटा भाई बनने को तैयार नहीं है, बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और वो कितनी सीटों पर कहां कहां चुनाव लड़ रहा है। अब बात महागठबंधन की करें, क्योंकि खबर तो महागठबंधन से ही निकल कर सामने आई है। सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं कुछ नेताओं के, चाहे आप पशुपति कुमार पारस की बात कर लीजिए, मुकेश सहनी की बात कर लीजिए। देखिए क्या है कि महागठबंधन ने बिहार की सियासत में सबसे पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश की। महागठबंधन ने दिखाया कि देखिए, हमने महीनों पहले ही महागठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया। देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की कितनी ही बैठक हो गई, लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं मालूम कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, खबर अंदर की है, खबर यह बता रही है, समझा रही है कि कितनी ही बैठक हो गई महागठबंधन में, लेकिन सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है अभी तक। राष्ट्रीय जनता दल किसी को अपर हैंड देने को तैयार नहीं है। जो फैसला करेंगे हम करेंगे और अपने तरीके से करेंगे, आपके शर्तों पर हम कोई फैसला नहीं करने वाले हैं। साफ साफ तेजस्वी यादव ने क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की है। और उसके बाद ही तो बीते दिन सीपीआई और सीपीएम के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको यह कहना पड़ा कि अविलंब सीटों को लेकर आरजेडी को सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। हम भी सम्मानजनक सीटें चाहते हैं, सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। अब सोचिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने सीपीआई और सीपीएम के नेता सीटों का दावा करते हैं कि हम इतना पर लड़ेंगे, हमको इतना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं कि अविलंब घोषणा होनी चाहिए। बात साफ है कि आरजेडी के साथ उनकी कोई बातचीत इस पर नहीं हो पा रही है, तभी उनको मीडिया में आकर
ये बात बोलनी पड़ रही है और दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ वीआईपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सीटों की संख्या उनके लिए इतनी कम रख दी गई है कि मुकेश सहनी भी अंदर अंदर तिलमिलाए हुए हैं, गुस्से से लाल है। क्या कर रही है आरजेडी, क्यों कर रही है आरजेडी? दावा डिप्टी सीएम का और सीटें सिर्फ इतनी सी, कैसे मानेंगे? और इसी को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी अपने महागठबंधन में किस प्रकार से सीट बंटवारा करना चाहती है। तो वैसे में हम आपको बताएं कि बिहार में 243 सीटें हैं और 243 सीटों को अगर आप गौर से देखिएगा, 2020 की तुलना एक बार हम कर लेते हैं। उस समय आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, सीपीआई एमएल 19 सीटों पर लड़ी, सीपीआई 6 सीटों पर लड़ी, सीपीएम 4 सीटों पर लड़ी। अब हम बात करते हैं 2025 की। आरजेडी ने जो तैयारी की है, जिस हिसाब से सीट फॉर्मूला तय किया है, उसमें आरजेडी ने खुद को 144 सीट, माफ करिएगा 140 सीटें दे रखी हैं। यानी आरजेडी 140 सीटों पर लड़ना चाहती है हर हाल में। कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी, उसे 54 सीटें देने की बात सामने आ रही है। अब वाम दलों की बात करें, वाम दल में 3 दल हैं, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम। वाम दलों की सीटें जो है वो 1-2 सीटें बढ़ रही हैं। पिछली बार 29 सीटों पर ये तीनों ही पार्टियां चुनाव लड़ी थी। इस बार ये आंकड़ा जो है लगभग 32 से 33 सीटों पर जा रहा है। और अगर 32 से 33 सीटों की बात करें तो सीपीआई एमएल को 20 से 21 सीटें देने की बात चल रही है। पिछली बार ये सीटों का आंकड़ा 19 था उनके लिए। सीपीआई जो पिछली बार 6 सीटों पर लड़ी, उनको 7 सीटें देने की बात चल रही है। और सीपीएम जो पिछली बार 4 सीटों पर लड़ी, उसे 5 सीटें देने की चर्चा चल रही है। तो ये लगभग वाम दलों की कुल जो संख्या है वो 33 सीटों की बात है, 32 से 33 सीटों की। उसके बाद है पशुपति कुमार पारस, जो अभी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं और शायद वो भी अब चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना पड़ेगा। बिना दबाव बनाए तेजस्वी यादव जल्दी फैसला नहीं करेंगे। इन दिनों पारस जी और उनके नेताजी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लेकिन बीते दिन पशुपति कुमार पारस का जो चिराग प्रेम था वो देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तो मेरे से छोटे हैं, मेरे भतीजे हैं, हम तो उनको प्यार ही करेंगे, दुलार ही करेंगे। और अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी। ये वही पशुपति पारस हैं जो कहते थे कि कोई खून का रिश्ता नहीं बचा है। अब उनको भतीजा याद आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, रिश्ते एक हों तो बहुत अच्छा लगता है। उनके समर्थकों को भी अच्छा लगेगा, उनके परिवार को अच्छा लगेगा, उनके चाहने वालों को अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए, समय समय की बात है, किस तरीके से हालात बदलते हैं। तो पारस जी अगर गठबंधन में आते हैं तो 4 सीटें देने की चर्चा है। एक और झारखंड की पार्टी है जेएमएम, 2 सीटें देने की चर्चा उसको है। अब झारखंड में जेएमएम से आरजेडी ने 6 सीटें ले ली, लेकिन जब खुद की बारी आई देने की बिहार में तो 2 सीटें देने की चर्चा चल रही है। अब आखिरी जो पार्टी है वो है विकासशील इंसान पार्टी। वो विकासशील इंसान पार्टी जो पिछली बार 2020 में तेजस्वी पर पीठ में खंजर घोंपने की बात करके एनडीए में आई, एनडीए से चुनाव लड़ा, बीजेपी नेताओं से खटपट हुई, आरक्षण के मुद्दों को उठाया और फिर अलग हुए। 24 के लोकसभा चुनाव में अचानक से महागठबंधन में शामिल हुए, 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मुकेश सहनी जो इस पार्टी के सुप्रीमो हैं, 60 सीटों का दावा करते हैं, डिप्टी सीएम पद की दावा करते हैं। लेकिन देखिए, जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि वीआईपी को आरजेडी 10 से 11 सीटें ही दे सकती है, इससे ज्यादा उसके पास सीटें हैं ही नहीं कि दे पाए। और इसी को लेकर मुकेश सहनी के अंदर भी चिंता बनी हुई है। और एक खबर मुकेश सहनी को लेकर यह भी आ रही है कि जितनी सीटें तेजस्वी यादव दे रहे हैं, अगर उतनी ही सीटें एनडीए से उनको मिल जाए, राज्यसभा की बात हो जाए और केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो जाए, तो कहीं मुकेश सहनी का मन डोल सकता है। क्योंकि कई बार पासा पलट चुके हैं वो
कई बार गठबंधन बदल चुके हैं वो, तो उनका मन डोल सकता है, क्योंकि आरजेडी के पास तो सीटें ही हैं सिर्फ देने के लिए, और वो भी अगर केवल 10 और 11 सीटें ही लेनी हैं तो फिर एनडीए से ले लेंगे तो ज्यादा फायदा है। वैसे भी मुकेश सहनी कई मौकों पर बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो जान भी देने को तैयार है, अगर आरक्षण की जो वो बात करते हैं, अगर उस पर केंद्र सरकार की सहमति हो। तो ऐसे में हो सकता है कि केंद्र सरकार मुकेश सहनी को एक आश्वासन दे दे कि ठीक है, हम आरक्षण की आपकी बात को कंसीडर करेंगे, आगे इस पर बातचीत करेंगे, और उसी के आधार पर उनको अपने साथ लेकर आए, सीटें लगभग वही दे दे, राज्यसभा का टिकट भी फाइनल कर सकता है, केंद्र में मंत्री भी बना सकता है। तो एनडीए के पास बहुत कुछ है मुकेश सहनी को देने के लिए, उतना कुछ आरजेडी के पास नहीं है, और शायद इसीलिए आरजेडी को भी मुकेश सहनी पर थोड़ा कम भरोसा है कि हो सकता है कि समय जब नजदीक आएगा तो मुकेश सहनी कोई खेला ना कर दे। अब ऐसे में देखिए, महागठबंधन में इतनी पार्टियां हैं, कितने को और कितना कितना टिकट और सीट दीजिएगा। तो ऐसे में 10 से 11 सीटें जो है वो मुकेश सहनी को देने की चर्चा निकलकर सामने आई है, और मुकेश सहनी इतनी सीटों पर मानने वाले नहीं है, ये भी आप मानकर चलिए। मुकेश सहनी अंत तक लड़ेंगे, अगर उनके अनुसार, उनके शर्तों पर उनकी बातों को नहीं माना गया तो मुकेश सहनी कोई भी फैसला ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। मुकेश सहनी जो है वो थोड़े जल्दी फैसला करते हैं, ज्यादा चिंतन मंथन वो नहीं करते हैं, तो उस टाइप के वो नेता नहीं है कि ज्यादा चिंतन मंथन पर ध्यान दे, वो सीधे सीधे ऑन द स्पॉट फैसला करने वाले नेताओं में से एक हैं। अब देखना है कि तेजस्वी यादव, उनके रणनीतिकार संजय यादव इस गठबंधन को कैसे एकजुट रख पाते हैं, कैसे मुकेश सहनी को इतने ही सीटों में मना पाते हैं, क्योंकि लोकसभा में तो मुकेश सहनी के आने से फायदा हुआ, कुछ हद तक मलाव वोट ट्रांसफर हुए महागठबंधन को, आरजेडी को, और ऐसे में ये मल्लाह वोट विधानसभा में भी अगर ट्रांसफर होते हैं तो बड़ा फायदा होगा महागठबंधन को, क्योंकि ये कांटे की लड़ाई होने वाली है। प्रशांत किशोर के वजह से मामला बहुत पेचीदा हो गया और एक एक वोट मायने रखने वाला है। ऐसे में मुकेश सहनी को भी एनडीए अपने पाले में लाने की जुगाड़ करेगा, क्योंकि उसे भी मालूम है कि मल्लाहों के नेता बन चुके हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी जिधर जाएंगे वोट ट्रांसफर तो होगा ही होगा, भले संख्या ज्यादा हो या कम हो, लेकिन होना तय है। तो इसलिए मुकेश सहनी को लेकर अभी महागठबंधन में उहापोह की स्थिति एक बनी है कि सीटें कितनी दी जाए कि ये कंट्रोल में रहे, गठबंधन में रहे, लेकिन ये कंट्रोल में रहने वाले नेता मुकेश सहनी है नहीं। तो देखना है कि जिन सीटों को लेकर खबरें सामने आ रही है कि इस पार्टी को महागठबंधन में इतनी सीटें मिलने जा रही हैं, जो कि हमने आपको बताया आंकड़े के साथ, उसी पर मुहर लगती है या नहीं। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर कई तारीखें महागठबंधन में रख दी गई। पहले हुआ कि 15 सितंबर से पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी, फिर हुआ मुकेश सहनी ने ही कहा कि विजयादशमी को घोषणा हो जाएगी, वो भी बीत गया। अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन सीटों की घोषणा महागठबंधन में नहीं हो पाई, तो मामला यही फंस गया है। क्योंकि आरजेडी जो चाहती है वैसे तमाम उनके जो सहयोगी दल है वो कबूल करने को तैयार नहीं है, और मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, और एक एक नेता को अलग अलग मीटिंग करके समझाना बताना पड़ेगा, तब जाके ये मामला सेट हो पाएगा। और केवल विधानसभा तक सेट नहीं होगा, एमएलसी को भी उसमें कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ इतना एमएलसी वाले जुगाड़ में भी आपका हम कुछ देखेंगे। तो बहुत कुछ है, सीटों को लेकर भी है कि कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, बहुत पेच अभी फंस रहे हैं। तो महागठबंधन में ही नहीं, एनडीए में भी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज महागठबंधन की चर्चा, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।